गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स का सीरीज चल रहा है, हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा, पिछले क्लास में जो मेरा टॉपिक था एक्चुअली वो मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी था, जिसमें मैंने बहुत सारी आपको बातें करी थी कि बच्चों, हम जो डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी का जो मेजर करते हैं वो 4 बातों से मेजर किया करते थे: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो लास्ट में जो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हम पढ़ रहे थे, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमने आपके साथ डिस्कस करी थी, जिसका नाम था स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल सिंपल। फिर हमने रूट मीन स्क्वायर को स्क्वायर करके मीन स्क्वायर डेविएशन कर दिया था, जिसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लास्ट क्लास में बनी थी वेरिएंस। तो अब तक का जो सबसे अच्छा मेजरमेंट माना जाता है वो वेरिएंस माना जाता है या स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ मेरिट और डीमेरिट की भी बात करी थी। डीमेरिट हालांकि इसमें ज्यादा है नहीं, मेरिट ही है, इसीलिए ये आइडियल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी माना जाता है। अब चाहे आप मेजरमेंट वेरिएंस से करें या आप स्टैंडर्ड डेविएशन से करें, ये एक अलग बात है। मतलब सिग्मा स्क्वायर से करें या सिग्मा से करें, इज ए डिफरेंट मैटर, बट आइडियल मेजरमेंट ये माना जाता है। तो आज की जो क्लास है मेरे बच्चों, वो हम वेरिएंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको हिंट भी दिया था कि मैं मेरिट और डीमेरिट इस क्लास में ले लेता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर्टीज लूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं वेरिएंस से। राइट, बिल्कुल सिंपल है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है मेरे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। तो जो प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा मिलती है वो वेरिएंस के अंदर ही मिलती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये बहुत बार आपके एग्जाम में प्रॉपर्टी आई हुई है कि भाई इसका प्रूफ करके दिखाइए। तो क्या कह रहा है बेसिकली वो, कि जो आपका वेरिएंस है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, बट स्केल से वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो मुझे यह भी प्रूफ करना है कि ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, मुझे यह भी प्रूफ करना है कि स्केल पे डिपेंड करता है, और अगर वो स्केल पे डिपेंड करता है तो वो कैसे डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, मुझे ये भी फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है, वो मैं पिछली क्लासेस में आपको सब कुछ समझा चुका हूं। वेरी सिंपल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द वेरिएंस। तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक डाटा है x, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है f। तो x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn आपके पास कोई डाटा है, f1 f2 डॉट डॉट fn मेरे बच्चों आपके पास डाटा है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो अब वो ये कह रहा है यहां पे कि अगर आपको इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो वेरिएंस या ऐसे लिख देते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f ऑफ i एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंगली अगर मैं एक नया डाटा क्रिएट करूं, आपके लिए नया डाटा क्रिएट करूं, कैसे क्रिएट करूं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल आपने कर दिया, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। राइट। तो जैसा कि आपको पता है डाटा चेंज हो जाएगा वाई आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी में फॉर ऑल आई। मतलब सारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स आई वो वाई आई में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जो नया डाटा बनेगा मेरे बच्चों वो क्या बनेगा, वाई और फ्रीक्वेंसी सेम y1 y2 डॉट डॉट yn बनेगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी f1 f2 डॉट डॉट fn। तो जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है कैपिटल N वो भी आपका सेम रहेगा। तो इस केस में अगर आपसे वेरिएंस पूछ लिया जाए कि भाई
सिग्मा वाई स्क्वायर बताइए, तो आप शायद फॉर्मूला बनाओगे 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द वेरिएंस ऑफ वाई डाटा, दिस इज द वेरिएंस ऑफ वाई, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है या डाटा ट्रांसफॉर्म किया है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करके। अब सवाल यह है कि जो क्वेश्चन ये था कि आपको शो करना है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, और वो स्केल पर डिपेंड कैसे करता है। तो मुझे इन दोनों के बीच में, सपोज आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है और वो देखना है क्या बनेगा। वाई आपने कैसे कन्वर्ट किया है, वाई आपने ऐसे कन्वर्ट किया है, इसको आप थोड़ा सा मेरे बच्चों याद रखेंगे। सिंपल है, देखिए कैसे। तो मेरे बच्चों अगर हम थोड़ा सा देखें, सबसे पहले हम सिग्मा वाई स्क्वायर पे काम करते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर इज व्हाट, 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो y बार किसके बराबर बनेगा, ए एक्स बार प्लस बी। ये चीज मैं पिछली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो मेरे बच्चों वाई आई माइनस वाई बार किसके बराबर बनेगा, ए एक्स आई प्लस बी माइनस ए एक्स बार प्लस के बी बनेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार बचेगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर बनेगा ए स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर के। ठीक है जी, ये वैल्यू जरा यहां पे पुट करो एक बार। तो ये वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो मेरा क्या बनता है, 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई ए स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये बनेगा मेरा बिल्कुल सिंपली। नाउ दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स। यस, पीछे चले जाइए। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स। समझ रहे हो, तो बिल्कुल सिंपल था। तो दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो क्या रिजल्ट मेरा आ रहा है यहां पे मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है कि सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ द वाई डाटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स डाटा। तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको बी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएंस है उस पे बी का कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन ए आपको दिखाई दे रहा है। तो जो चेंज ऑफ स्केल आपने किया है ए, उसका इफेक्ट है। और क्या इफेक्ट है, स्क्वायर इफेक्ट है। इसका मतलब जो नंबर आप वेरिएबल्स में मल्टीपल करोगे वेरिएंस के अंदर, उसका स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा। जो नंबर आप ऐड करोगे वेरिएंस से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। स्केल का फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है, आपके सामने लिखा है। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी होप सो आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो नाम ये लिखा है, डजंट मैटर, काम आपको पता है कि वेरिएंस, जितने भी डिस्पर्जन के मेजरमेंट है मेरे बच्चों, 4 मेजरमेंट आपको मैंने पढ़ाए हैं, चारों में से सिर्फ वेरिएंस ऐसा है जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्या होती है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी, शायद आपको पता होगा। एक ग्रुप आपको दे रखा है जिसका मीन पता है, जिसका वेरिएंस पता है, जिसका साइज पता है। दूसरा ग्रुप मीन, साइज, वेरिएंस पता है।
तो विदाउट कंबाइनिंग द डाटा कैन वी कैलकुलेट द कंबाइंड वेरिएंस? आंसर है यस। तो फिर सवाल उठेगा सर कैसे? बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो मान लीजिए एक डाटा है जिसका साइज है n1, मीन है x1 बार और वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर। दूसरा डाटा है जिसका साइज है n2, मीन है x2 बार और वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो कंबाइंड सिग्मा स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा n1 x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर इंटू, या ऐसे लिख लीजिए आप इसको, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, जहां पे जो d1 है मेरा वो है x1 बार माइनस x बार के, जो d2 है मेरा वो x2 बार माइनस x बार के, और जो x बार है मेरा वो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 के बराबर है। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, है ना। तो x1 बार क्या है? पहला जो डाटा है उसका मीन है। x2 बार क्या है? जो दूसरा डाटा है उसका मीन है। जो x बार है वो है कंबाइंड मीन, वो है कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन भी तो आप कैलकुलेट करोगे ना, उसका फॉर्मूला लिखा है। नाउ जब कैलकुलेशन करके आता है जो कंबाइंड वेरिएंस होता है वो बराबर बनेगा n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट डाटा प्लस d1 स्क्वायर, d1 आपको वहां से मिल गया, प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। बिल्कुल सिंपल, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे सुधीर सर ये आपने लिख तो दिया, बट बारी ये आती है कि हाउ टू प्रूव इट। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं होती इन चीजों में। क्या करना है, दो डाटा मुझे लेने हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में, मतलब विदाउट फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो, और ये चीज कैलकुलेट करके दिखा देनी है। देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल था। मान लीजिए आपके पास एक डाटा है, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn1 बी ए गिवन डाटा with mean x1 bar and variance sigma 1 square and y1 y2 dot dot yn2 be another given data with mean x2 bar, है ना, and variance सिग्मा 2 स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। तो दो तीन बातें मेरे बच्चों, सिग्मा 1 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1/n1 समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके सामने, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। ठीक है जी। सिमिलरली जो दूसरा डाटा है उसके लिए आप कैसे लिखेंगे? सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n2 समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n2 लिख लो इसको, yi माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? n2 सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n2 yi माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ये दो छोटी सी इक्वेशंस आपने मेरे सामने बना दी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
और जो कंपाउंड मीन है उसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी मीन वाले सेक्शन में जो है डिस्कस कर चुके हैं, उसको यहां पर लिखने की नीड नहीं है। तो चलिए जी आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब अगर कोई आपसे वेरिएंस का फॉर्मूला पूछे तो आप वेरिएंस कैसे निकालते हो? वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? 1/n1 which is the size of the data, okay, summation I goes from 1 to n1 ब्रैकेट xi वोट ऑब्जर्वेशन माइनस उसका मीन। तो यहां पे पहला डाटा है तो पहले डाटे का मीन डिफरेंस कर दिया, दूसरा डाटा है तो दूसरे डाटे का मीन डिफरेंस कर दिया और परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर मैं कंबाइंड डाटा की बात करूंगा तो समीशन भी कंबाइंड पे जाएगा, मतलब i गोज फ्रॉम 1 टू n1 प्लस n2 जाएगा। ऑब्जर्वेशन कभी xi चलेगी कभी yi चलेगी, और जो डिफरेंस करोगे डेविएशन वो ना तो x1 बार से करोगे ना तो x2 बार से करोगे, किससे करोगे? x बार से। x बार क्या है? कंपाउंड या कंबाइंड मीन, क्योंकि फिर तो आप कंबाइंड जो डाटा है उसका वेरिएंस निकाल रहे हो ना, तो डिस्पर्जन भी कंबाइंड मीन से ही आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो चलिए मेरे बच्चों आगे थोड़ा चलें। तो सिग्मा स्क्वायर अगर आपको बनाना होगा तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? 1/n1 प्लस n2 ब्रैकेट समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n2 yi माइनस x बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है ना। तो जो टोटल समीशन था यहां पे, जैसे ये टोटल समीशन था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पे मैंने डेविएशन ले लिया x डाटा का और यहां पे मैंने डेविएशन ले लिया y डाटा का, मतलब दूसरे डाटा का। लेकिन डेविएशन फ्रॉम कंपाउंड या कंबाइंड मीन ही आपको लेना है। और x बार जो आपके सामने लिखा है मेरे बच्चों, इसके बारे में आपको फुल जानकारी है। x बार इज नथिंग बट n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होता है। बिल्कुल सिंपल, कोई भी ऐसा कोई टिपिकल टास्क इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल दीजिए। इसका पहला पार्ट जरा एक बार सिंप्लीफाई करें। कैसे? कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहा हूं? समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। आप एक बार इसको ऐसे लिख लो, समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x1 बार प्लस x1 बार माइनस के x बार का होल स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया? x1 बार प्लस कर दिया और x1 बार माइनस कर दिया। सिंपल बिल्कुल। अब कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n 1 ब्रैकेट। अब इसको आप दो ब्रैकेट में जरा एक बार आप करके देखो। यहां ब्रैकेट लगा दो, यहां ब्रैकेट लगा दो, बिग ब्रैकेट लगा दो और स्क्वायर इसके ऊपर कर दो। बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं। और वो रूल लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac b। तो क्या लगेगा? यहां पे लगेगा xi माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, नाउ प्लस x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर, नाउ प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 बार माइनस x बार इंटू xi माइनस x1 बार ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, अब ये समीशन जरा ऑपरेट करो। समीशन ऑपरेट करोगे तो समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, नाउ प्लस x1 बार माइनस x1 x बार किसके बराबर था? d1 के। सो दिस इज d1 स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस, या d1 स्क्वायर मत लो, अभी मुझे n से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मैं सेम रख लेता हूं अभी। समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर, नाउ प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 बार माइनस x बार इंटू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x1 बार। ठीक है बेटा,
अब अगर आप गौर से देखें, ये चीज 0 क्यों है? ये चीज 0, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, तो ये चीज खत्म, सिर्फ ये चीज बची और सिर्फ ये चीज बची। ठीक है बेटा, अब ये चीज किसके बराबर चल रही है? इसके बराबर चल रही है। तो मैं थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं इस चीज को। अब आप गौर से देखिए, ये चीज किसके बराबर है? बाय द प्रीवियस स्लाइड ये चीज यहां से आपको मिल जाएगी। ये चीज किसके बराबर है? n1 सिग्मा 1 स्क्वायर के बराबर। भाई देखिए ना आप इसको, i गोज फ्रॉम 1 टू n1 xi माइनस x1 बार का होल स्क्वायर किसके बराबर है? n1 सिग्मा 1 स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसके प्लेस पे वैल्यू डाल दी, किसके बराबर? n1 सिग्मा 1 स्क्वायर। नाउ प्लस, अब यहां पे आइए, ये क्या है आपका? ये समीशन x1 बार, अब ये तो कांस्टेंट है ना, और ये d1 था तो d1 स्क्वायर हो जाएगा, बट ऐड कर रखा है मैंने n1 टाइम्स, तो i गोज फ्रॉम n, तो क्या हो जाएगा? n1 d1 स्क्वायर। ये टर्म मुझे मिल गई यहां से। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे पुट करो, और सिमिलरली हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। तो दोनों की वैल्यू अगर मैं सिमिलरली ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 1/n1 प्लस n2, ओके, ब्रैकेट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस, जब इसको सॉल्व करके डालोगे बिल्कुल सेम, बट n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर, ये मिलेगा। नाउ चेक कर लीजिए मैंने क्या लिखा था, 1/n1 प्लस n2 मेरे बच्चों n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, दैट्स इट। So this is what? The combined or compound variance of the data। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क यहां पे आपको देखने को मेरे बच्चों नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे वेरिएंस की। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों एक नया टॉपिक मैं इसी में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों बताता हूं, देखिए टॉपिक का नाम है रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, या जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। अब ये होते क्या है, मेजर क्या करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, एक बार जरा आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है और मैंने बोला कि भाई इसके अंदर जो डिस्पर्जन है उसको आप कैलकुलेट करो। आपने बोला सुधीर सर हम वेरिएंस से कैलकुलेट करेंगे। मैंने बोला ठीक है करिए। तो सपोज वो जो डाटा हम मेजर कर रहे थे वो था किलोमीटर में, तो जो आपका वेरिएंस बन के आएगा वो भी किलोमीटर के फॉर्मेट में ही बन के आएगा। ठीक, और एक तरफ दूसरा डाटा है, जो डाटा किलोमीटर में नहीं है, जो डाटा है सपोज सेंटीमीटर में, तो जो उसका वेरिएंस बन के आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो मेरा एक सवाल है, क्या आप इन दोनों डाटास का कंपैरिजन कर सकते हैं? सर देखो तब तक तो कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक डाटा में किलोमीटर और सेंटीमीटर लिखे हैं, समझ गए? तो एक तरीके से तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं? कि या तो डाटा को किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो सेंटीमीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, और फिर आप डिस्पर्जन के मेजरमेंट निकालो। तो दोनों सेंटीमीटर में होंगे तब भी कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों किलोमीटर में होंगे तब भी कंपैरिजन पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम मेरे बच्चों ये है कि मान लीजिए एक डाटा तो किलोमीटर में है और दूसरा डाटा है लीटर में, समझ गए? तो ना तो किलोमीटर को लीटर में कन्वर्ट किया जा सकता और ना तो लीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से डाटा में डिस्पर्जन कम है या कौन से डाटा में डिस्पर्जन ज्यादा है, तो यू नेवर बी कंपेयर। इसका मतलब डिस्पर्जन को लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर आप डिस्पर्जन को लेके दो डाटा को कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपैरिजन इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको मेरे बच्चों समझा रहा हूं। कंपैरिजन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है।
तो मैथमेटिशियन ने एक आइडिया दिया कि आप डिस्पर्जन के ऐसे मेजरमेंट कैलकुलेट करिए जिनके अंदर यूनिट का इफेक्ट ना हो। तो मेरे बच्चों, वो मेजरमेंट जिनके अंदर यूनिट का इफेक्ट नहीं होता, यूनिट के इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको हम कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। तो दो टाइप के मेजरमेंट आपके पास होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक होते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट वो मेजरमेंट होते हैं जिनमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व रहती है। तो जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और मेरे बच्चों रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, उन सब में वो सारे के सारे एब्सोल्यूट मेजरमेंट थे, क्योंकि उन सब में यूनिट इन्वॉल्व रहती है। बट हमें कुछ ऐसा बनाना था जिसमें यूनिट इन्वॉल्व ना हो, तो मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया और एक नया नाम दे दिया रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। तो जैसे 4 एब्सोल्यूट मेजरमेंट थे, ऐसे ही अब आप 4 रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहला जो मेरा रिलेटिव मेजरमेंट होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन रेंज। बेस्ड ऑन रेंज विच इज व्हाट? बेसिकली मैक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय मैक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्लस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बी केयरफुल। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, रेंज जब निकाल रहे थे आप तो सिंपली मैक्स माइनस मीन कर रहे थे। तो डाटा अगर किलोमीटर में है सपोज, तो मैक्स भी किलोमीटर में आएगा, मीन भी किलोमीटर में आएगा, डिफरेंस करोगे तो भी किलोमीटर में आएगा। तो वहां पे यूनिट इन्वॉल्व थी। अब उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला कुछ ऐसे बना दिया कि मैक्स माइनस मीन ऊपर कर दिया, मैक्स प्लस मीन नीचे कर दिया, तो ऊपर वाला भी किलोमीटर में आएगा, नीचे वाला भी किलोमीटर में आएगा। और आपको यूनिट्स के बारे में पता है कि न्यूमरेटर का यूनिट्स डिनोमिनेटर्स के यूनिट से कैंसिल आउट होता है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? प्योरली एक नंबर बचेगा। और जब प्योरली एक नंबर बचेगा तो मैं इजीली कंपैरिजन कर सकता हूं दो डाटाज का विद रेस्पेक्ट टू डिस्पर्जन। तो हम रेंज से मेजरमेंट ना करके किससे मेजरमेंट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन रेंज। तो रेंज के कोरस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव मेजरमेंट होता है डिस्पर्जन का, वो होता है ये, विच इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन रेंज। बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए जी, अब सेकंड आता है हमारा। सेकंड क्या आता है? वेरी सिंपल, बिल्कुल। CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन समझ गए जी? किसके बराबर होता है? Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, है ना भाई। क्वार्टाइल डेविएशन आपका क्या था? Q3 माइनस Q1 बाई 2, उसने डिवाइड कर दिया Q3 प्लस Q1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया आपको। अब इसमें वही बात है, ऊपर की यूनिट से नीचे की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, यूनिट फ्री हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन दे दिया, दैट्स इट, राइट। तो मेरे बच्चों थर्ड है, अगर आप थोड़ा बात करें, थर्ड क्या है? बिल्कुल सिंपल, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन मीन डेविएशन। ठीक है जी, कुछ नहीं। नाउ दिस इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए, दैट्स इट। तो मीन डेविएशन आपको मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मीन डेविएशन अबाउट सम पॉइंट आप निकालते हो,
तो उस ए पॉइंट को आप कभी अर्थमेटिक मीन लेते हो, कभी ज्योमेट्रिक मीन लेते हो, कभी हार्मोनिक मीन लेते हो, ब्ला ब्ला चीजें। अब जिस पॉइंट के अबाउट आप मीन डेविएशन निकालोगे, मैं ये कह रहा हूं उसी पॉइंट से आप डिवाइड कर देना। तो अगर मीन डेविएशन निकालोगे अबाउट अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर मीडियन निकालोगे तो मीडियन से डिवाइड कर देना, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो भी मिलेगा वो एक यूनिट फ्री मेजरमेंट आपको मिलेगा मेरे बच्चों, राइट? सिंपल है। अब फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या जो मेजरमेंट है आपका वो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे बच्चों, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है, जो कि आइडियल मेजरमेंट था डिस्पर्जन का। तो क्या फॉर्मूला बनेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मेरे बच्चों? बिल्कुल सिंपल, CV। नाउ दिस इज सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। नाउ अगर आपको कभी कंपेयर करना होगा दो सीरीज का, तो कभी भी डिस्पर्जन वाइज, तो कभी भी आप वेरिएंस से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV से आप कंपेयर करेंगे। दीज फोर आर द रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्यों हम रिलेटिव मेजरमेंट पर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव थ्योरी में सिर्फ इकलौता रिलेटिव मेजरमेंट ही ऐसा है जिस पे हम वर्क करते हैं। तो होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।